हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स में। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अंत में आपके लिए एक प्रश्न देंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ घटनाएं, कुछ गवर्नर जनरल दिए गए हैं। रॉबर्ट क्लाइव दिया गया है, बेंसिस्टार्ट दिया गया है, वारेन हेस्टिंग दिया गया और कर्टियर दिया गया है। तो इनका सही कालानुक्रम होगा तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर वेंसिस्टार्ट होगा, तीसरे नंबर पर जो है कर्टियर होगा और चौथे नंबर पर वारेन हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 2 4 3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है इसको। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। सबसे पहले महादेव पर्वत आएगा, दूसरे नंबर पर सतपुड़ा पर्वत आएगा और तीसरे नंबर पर सह्याद्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 3 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार लगाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पर्वत दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो इसको सुमेलित करना है। तो पहला इंद्रावती है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है मोल्लेम, मोल्लेम गोवा। उसके बाद कलेसर, ये हरियाणा में है। उसके बाद बेतला, झारखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, उसके बाद 3, फिर 2 और 1। 4 3 2 1, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 में। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही हैं? तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। यह बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दूसरा कथन है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। यह गलत है। उसके बाद तीसरा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। यह भी गलत है। उसके बाद अगला है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये सही है। तो इसका पहला और चौथा कथन सही है। आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पहला और चौथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। ये सही है। उसके बाद कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन ए और आर दोनों सही हैं,
किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। कथन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि? तो कारण बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो इसका ऐतिहासिक महत्व यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य क्या था? तो आधुनिक शिक्षा के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ये उसका उद्देश्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवध। अवध में कुशासन के आधार पर डलहौजी ने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1845 के मैकाले के मिनट से पड़ी थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव मैकाले के मिनट से शुरू हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी में सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था, तब उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। अब भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, जिसके शासनकाल में भारत में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का वास्तविक जो उत्तराधिकारी था वो वारेन हेस्टिंग था। इसके बीच में यानी 1760 से 1772 के बीच में जो गवर्नर हुए वो कार्यवाहक गवर्नर थे। वास्तविक उत्तराधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। जो व्यापार की छूटें अंग्रेजों को मिली हुई थी मुगल दरबार की तरफ से, उनका वो दुरुपयोग कर रहे थे, और यही सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच संघर्ष का कारण था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक भ्रंश कगार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन बिंदु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कार्डमम पहाड़ियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पालनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके बाद अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस तिथि को मिली थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उसके बाद संविधान को अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने किस दिन से कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950। यहाँ पे 1950 होगा, 52 नहीं होगा। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा का चुनाव किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और तब से लगातार स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता रहा था। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाना। यहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है कि प्रति परिवार में उपभोग कितना हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त सूचकांक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान में निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पारिवारिक उपभोग व्यय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो मशहूर अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को मानव विकास की सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का आधार है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में किस श्रेणी में रखा गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।